नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यह है कि जेन जी और जेन अल्फा ने क्या पूरी राजनीति पलट कर रख दी है। राजनीति के मायने बदल गए हैं क्या। इससे पहले लोग बात होती थी पार्टियां टूट रही हैं, पार्टियां बन रही हैं, कितने परसेंट पर किस पार्टी का कब्जा है और तमाम चीज़ें हो रही थी। धारा 370 हट गई है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन पिछले 2 महीने से जब से जेन जी ने आंदोलन किया है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, उसके बाद से तो लगता है कि पूरे देश की राजनीति की दशा दिशा बदल गई है। और ये तस्वीर आपको कमोबेश हर राज्य में दिखाई देने लग रही है। दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, पूरे देश में, बंगाल हो, वेस्ट बंगाल हो, सब जगह आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है। अब लेटेस्ट की बात करें तो राजस्थान में इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में सरकार ने कह दिया है कि अब अगर कोई भी स्कूल के अंदर गया, कॉलेज के अंदर गया और उसने फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की तो उसके खिलाफ पास्को एक्ट में FIR दर्ज की जाएगी। इसको चैलेंज के रूप में लिया गया। जेन जी ने भी चैलेंज दिया कि हम आ रहे हैं, आप हमको गिरफ्तार करके दिखाइए। उधर कांग्रेस ने भी मौका देखते हुए ऐलान कर दिया है और आज इसको लेकर के पूरा आंदोलन ही कर दिया। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने पूरी तरीके से ये आंदोलन किया। और बात अब उत्तर प्रदेश की कर लें तो उत्तर प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। हर दिन कभी लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो रहा है और या कभी कहीं दूसरे प्रदेश में। इसको लेकर के अयोध्या में तो पूरी तरीके से नाकेबंदी कर दी गई है कि अब कोई भी व्यक्ति स्कूल कॉलेज के अंदर घुस नहीं सकता है। लेकिन वहीं के राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा दिया कि इसकी निगरानी अब हम खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही है और हर कमिश्नर और DM इस पर निगाह रखेगा और ख़ास करके सोशल मीडिया पर निगाह रखी जाएगी कि कौन क्या कर रहा है, कैसे इसको सही किया जाए। सही करने की दिशा में बात की जा रही है, लेकिन क्या रोकने की बात की जा रही है, ये भी काफ़ी दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर के जो तस्वीर है वो ये है कि पूरे देश में ये धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और इसको लेकर के सियासत भी पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। सियासत इस तरह से हावी हो चुकी है कि अब शायद सरकार को भी लग गया है कि अगर उन्होंने जेन जी और जेन अल्फा तक अपनी पहुंच नहीं बढ़ाई तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनिशिएट किया और उन्होंने कहा कि अपने मंत्रियों से कहा कि आप लोग जेन जी की तरफ कदम बढ़ाइए, रोज़ उनसे मुलाकात करिए, उनकी समस्याओं को समझिए, उनको समझिए, उनसे बात कीजिए और उनका हल निकालिए। इतना ही नहीं, यहाँ तक कह दिया गया कि अब 1 डे 1 यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम शुरू किया गया है। 1 डे 1 यूनिवर्सिटी कहें तो कि हर दिन एक कैबिनेट मिनिस्टर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा और वो वहाँ के जेन जी और जेन जी से वहाँ पर बात करेगा। हम आपको थोड़ा मोटा मोटा आंकड़ा भी बता देते हैं। कुल देश में अगर हम बात करें 1300 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें से 57 आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं और 522 स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि राज्य विश्वविद्यालय। जो विश्वविद्यालय हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। बाकी की बात करें तो 721 प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत आते हैं। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अब एक मंत्री वहां पर जाएगा, कैबिनेट मंत्री, और जेन जी से बात करेगा। इसके लिए 2 मंत्रियों को काम सौंपा गया है, एक मनसुख मांडविया और दूसरे हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जोशी जी। तो ये 2 मंत्री कोऑर्डिनेट करेंगे और हर मंत्री एक दिन किसी न किसी यूनिवर्सिटी में जाएगा। उधर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, अपने सॉक्स पुल अप कर लिए हैं और वो कह रहे हैं कि अभी तक जो गूंज प्रोग्राम चल रहा था वो गूंज प्रोग्राम, छात्रों के गूंज प्रोग्राम को अब और विस्तार रूप से दिया जाएगा। 22 तारीख को पुणे में ये गूंज प्रोग्राम है, छात्रों के गूंज का कार्यक्रम रखा गया है और अब इसको बढ़ा करके कहा गया कि देश के 800 शहरों में ये छात्रों की गूंज का कार्यक्रम रखा जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि राजनीति किस तरफ करवट ले रही है और क्या ये इस जेन जी और जेन अल्फा राजनीति को पूरी तरीके से पलट कर रख देंगे, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं है, ये किसी से डरते नहीं है, ये किसी के आगे झुकते नहीं है। ना तो इनको FIR की चिंता है, ना इनको अपनी किसी चीज़, क्योंकि ये समय ऐसा होता है, ये खून ऐसा होता है कि बहुत उबाल मारता है और किसी की परवाह
नहीं करता है। लेकिन अब सभी लोगों ने राजनीति में इसमें कदम बढ़ा दिए, क्या होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। जी, तो हमारे साथ पवन रावत जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है पवन रावत जी आपका। महेश जी जुड़ चुके हैं, महेश यादव जी हैं। महेश यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और समाजवादी पार्टी से सचिव हैं। सीजेपी के जो समर्थक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद दानिश, आपका भी बहुत स्वागत है मोहम्मद दानिश जी। और हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे और जब वो जुड़ेंगे तो उनसे हम आपका परिचय ज़रूर करवाएंगे। तो जरा मोहम्मद दानिश का रुख कर लेते हैं। जी मोहम्मद दानिश, हम आपके पास आ रहे हैं भाई। ये बताइए कि आप तो जेएनजी को सपोर्ट कर रहे हैं, जेएनजी के लिए काम भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है कि इसने पूरी देश की राजनीति की दशा दिशा बदल कर रख दी है? और क्या है आगे आप लोगों का कार्यक्रम, क्योंकि सरकारों ने तो अपना कार्यक्रम तय कर दिया है? देखिए, छात्र जो है वो किसी भी देश के रीढ़ की हड्डी होती है। अगर रीढ़ की हड्डी ही नहीं रहेगी तो हमारा देश आगे कैसा बढ़ेगा। इसीलिए हर राजनेता को, हर किसी को इन छात्रों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द जो मोदी जी का, जो हमारी सरकार का भी लक्ष्य है वो पूरा हो सके। हाँ जी, Am I audible? Yeah. Your voice is coming out nicely. You can continue. हाँ, तो मैं ये बात कर रहा था कि हर किसी को, भारत के हर नागरिक को इस प्रोटेस्ट का समर्थन करना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट का, ताकि देश की जो राजनीति है उसका बेड़ा अब जो है यूथ के हाथ में दे दिया जाए, छात्रों के हाथ में दे दिया जाए, ताकि वो, यही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, यही आगे जाके डॉक्टर्स बनेंगे, यही आगे जाके साइंटिस्ट बनेंगे, यही आगे जाके आईएएस बनेंगे और यही आगे आके राजनेता भी बनेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में जो हमारी व्यवस्था है, इन सरकारों को, जो राज्य में हो, भारत सरकार हो, सबको इन जेन जी की परवाह करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। अगर भविष्य का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर जिस देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा, उज्जवल नहीं होगा, वो देश आगे चल करके क्या करेगा। क्योंकि 2030 के बाद ये अभी जो हमारे पास डिविडेंड है ये युवा का होने का, विश्व में सबसे युवा देश है हम, लेकिन 2030 के बाद में हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होंगे, तब हम जापान की तरह होने लगेंगे और यही सही समय है कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं। पवन रावत जी के पास चलते हैं। पवन जी, आप बताइए भाई कि ये जो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला हुआ है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका तो कायदे से इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों जेन जी और जेन अल्फा सड़कों पर उतर रहे हैं? नमस्कार प्रदीप जी, आपके सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। और युवाओं से संबंधित आप एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए लेकर के आए हैं। बहुत योग्य पैनलिस्ट है मेरे साथ में, तो लगता है आज भी कुछ एक सार्थक चर्चा जैसी आप हमेशा करते हैं, कुछ ना कुछ एक अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि जेन जी का प्रयोग हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है प्रदीप जी। मैंने कहा सब चीजें राजनीति नहीं होती हैं, कुछ चीजें राजनीति से अलग हट करके भी होती हैं, क्योंकि सरकारें जो भी होती हैं वो देश के निर्माण के लिए कार्य करती हैं। और आप देखिए, भारत की जो सरकार है वो निरंतर जेन जीज कहें या देश की युवा पीढ़ी कहें या जो भी लोग हैं उनको ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कर रही है, स्किल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, नई नई कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं, अधिक से अधिक लोन मुहैया करा रहे हैं। और आप देखिए, अब तो भारत सरकार जो है वो अब स्किल इंडिया के माध्यम से नौकरी लेने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बनाने पर धीरे धीरे जोर दे रही है। महिलाओं को अलग सशक्त कर रही है, युवाओं को अलग सशक्त कर रही है, जिसमें जिस चीज की कमियां हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं आ रही हैं, विश्वकर्मा योजना आ रही है, स्किल इंडिया योजना आ रही है, तो वो युवाओं के लिए तो है ही वो योजनाएं, और वो युवा उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं बड़े स्तर पर। छोटे स्तर पर भी देखिए, आप टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए बच्चों को टैबलेट दिए जा रहे हैं और उनको लैपटॉप वितरित किए जा रहे हैं, और जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं स्किल डेवलप करने के लिए, उनको और समय के साथ चलाने के लिए और उनको और मजबूत करने के लिए ही तो सरकार प्रयत्न कर रही है। और धीरे धीरे करके आप देखिए जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, शिक्षा में
चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल किया जा रहा है, थ्योरेटिकल की बजाय, और आने वाले समय में और भी काफी चीजें जोड़ी जा रही हैं, तो वो जी। कहीं ना कहीं स्किल इंडिया को डेवलप करने के लिए और जेन जी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। जी प्रदीप जी। लेकिन ठीक बात करें आपने, स्किल इंडिया की बात की, लेकिन स्किल इंडिया में सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी और उनको रजिस्टर्ड भी किया था, लेकिन मात्र 15 लाख लोगों को ही उसमें से काम मिल पाया। बाकी के लोग तो आज भी दर दर भटक रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा पवन जी? देखिए प्रदीप जी, स्किल इंडिया के अंतर्गत कुछ मानक होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, और वो उसको पूरा करने के लिए आप जानते ही हैं कि वो जो लोग शर्तें पात्र होते हैं उसके, उन लोगों को वो योजनाओं का लाभ मिलता है, और जो उसके पात्र नहीं होते हैं उनको पात्र बनाया जाता है, उनको इस स्तर तक लाया जाता है ताकि वो भी अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठा सके। सरकार तो घर घर सर्वे करवाती है, उसकी बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रही है, डेटा इकट्ठा हो रहा है, और लगातार अब जैसे आपने अभी एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि अब एक केंद्रीय मंत्री जो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, छात्रों से बात करेंगे, वो उनके बात करने का उद्देश्य यही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो पहले सरकार आपके द्वार का एक लक्ष्य, अभी तक हम देख रहे थे, पहले सरकार जो है विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसेज गांव गांव पहुंच रहे थे, अब सरकार के मंत्री जाकर के युवाओं के बीच में बात कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक बात है, ये सरकार सीधा खुद संवाद होगा, तो बिल्कुल ठीक जो करें बातें पवन आती जी, हैं, वो सीधी बातें होंगी आपकी और हमारी। जी बिल्कुल ठीक करें। सरकार अब खुद आपके द्वार पहुंच रही है, यानी कि यूनिवर्सिटी पहुंचेगी, वहां पर वो जेन जी से, जेन अल्फा से बात करेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जेन जी और जेन अल्फा को सड़क पर उतरना क्यों पड़ा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। महेश जी हमारे साथ में जुड़ गए। महेश जी समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता। महेश जी बताइए, सारी पार्टियां तो जेन जी और जेन अल्फा से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, आपका क्या प्लान और क्या योजना है? जी नमस्कार। पहले तो क्षमा चाहते हैं, मैं थोड़ा कार ड्राइव कर रहा हूँ जी, तो थोड़ा सा दिमाग ड्राइव भी मैं ही खुद कर रहा हूँ, तो क्षमा करिएगा इसके लिए, थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाए। पहली बात तो ये जो मित्रगण हमारे अभी बता रहे थे कि सब चंगा सी, तो महेश जी मैं आपसे चंगा है। महेश जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप गाड़ी साइड में कहीं लगा लें, एक करीब 40-50 मिनट के लिए, क्योंकि ये नियमों के जहां खिलाफ है शहर में, यहाँ बगल में कहीं खड़ी करने की जगह नहीं है। थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूँ, अगर मौका मिलता है मैं ठीक है, गाड़ी ठीक है, अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी जी। तो सब कुछ अगर अच्छा है तो जेन जी परेशान क्यों है? अगर सब कुछ सही है तो स्कूलों में प्रतिबंध क्यों लग रहा है मीडिया को जाने का, जो भी लोग हैं उन पर पास्को लगाने का? सब अच्छा है तो बेरोजगारी में हम नंबर 1 पर कैसे, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जो रेट है क्यों बढ़ता जा रहा है? सब अगर अच्छा है, सब व्याकुल क्यों है? आज का युवा व्याकुल क्यों है? क्यों सब लोग परेशान हैं? इस तरह की बातें जो अभी जंतर मंतर पर हुआ, सरकार ने वादा किया था कि भाई जितने लोग हैं उनका मुकदमा वापस ले लिया जाएगा, अब उसमें भी आनाकानी शुरू हो गई है। अभी हमने लखनऊ की रिपोर्ट्स देखी, पुलिस के लोग, वो छोटे बच्चे जिनको अल्फा जंजी अल्फा कहा जाता है, उनको पैरों से धक्का मार के भगा रहे थे। ये है सरकार का असली चेहरा। आप अगर ध्यान दें तो सरकार सबको डराना चाहती है, इतना डर गई है कि वो छोटे बच्चों को भी पैरों से कुचल रही है। आप देखें दिल्ली में क्या हुआ, आप देखें बिहार में क्या हुआ। ये सरकार दिखाना क्या चाह रही है कि अगर आप हमारे विरुद्ध खड़े होंगे तो हम आपको ऐसे कुचल देंगे। बिल्कुल, लेकिन सवाल मेरा ये, मुकदमा लगाएंगे, ऐसे नियम कानून बनाएंगे कि आप प्रदर्शन कर ही नहीं पाए। जी लोकतंत्र की हत्या का जो इनिशिएटिव लिया जाता है इस समय पूरी तरह से मैं आपको बताऊं, वो पुलिस के द्वारा अभी तो पता नहीं भाई, मैं कह सकता हूं कुछ ऐसे गुंडे उसमें शामिल किए गए थे जो अत्याचार किए बहन बेटियों के साथ। ये है असली जो चेहरा है इस सरकार का। ठीक है महेश जी, आप तब तक अपनी गाड़ी कहीं किनारे लगा लीजिए। हमारे साथ में 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा हम उनका भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। रमेश जी आपका भी बहुत खैर मकदम है। अभिषेक जी भाई बताइए, आप तो बड़ा ऐलान करते थे दिल्ली में कि हम
22% नहीं 25% एजुकेशन पर खर्च करते हैं। और सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर अगर काम किया तो किया हमने किया है। लेकिन इतना है तो फिर ये सारे बच्चे बाहर क्यों निकल रहे हैं? आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने एक बहुत सही सवाल मुझसे किया है कि एजुकेशन पे अगर किसी ने काम किया है तो आम आदमी पार्टी में के हमारे मनीष सिसोदिया ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है, और उसकी नीतियों को कॉपी करके ये बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी की कॉपी करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन आज जिन अल्फाज जो सड़कों पर उतरा हुआ है वो क्यों उतरा है उसकी समीक्षा नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? अगर आप कहते हैं कि आपने इसको कायाकल्प कर दिया है तो आपको आपका कायाकल्प दिखाने में क्या दिक्कत आ रही है? आप यूट्यूबरों को रोक रहे हैं, पास्को एक्ट का मुकदमा दर्ज करने की धमकी देते हैं। क्यों भाई? अगर आपने अपना घर बहुत अच्छा बना लिया है तो आपको दिखाना चाहिए ना। क्यों दिखाने में शर्म आपको आती है? आप लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि कोई अपना धरना प्रदर्शन ना करे। हमारा संवैधानिक अधिकार है अपनी बात को रखना, और हमारी बात को रखते हुए देखते हुए आज जन अल्पा भी सड़कों पर उतरा है। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप ना बेटी बचना चाहते हैं ना पढ़ाना चाहते हैं। बेटियों को लातों से मारा जा रहा है। आखिर किस तरीके का कानून है ये कौन सा राम राज चल रहा है? अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप उसको जेल में डाल दोगे, आपसे कोई सवाल पूछेगा आप उसको मुकदमा लगा दोगे। किस तरीके की राजनीति चल रही है? मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? आप सिर्फ बेटियों की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी सम्मान। आखिर कहां गया वो सम्मान? क्या आपको दिखता नहीं है? लेकिन मैं बताऊं, ये बे औलादों की सरकार है। ये बे औलादों की सरकार, वो औलाद का दर्द नहीं जानते हैं, इसलिए बेटियों को रातों से कुचला जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया है, जिसको ये लोग कॉपी कर रहे हैं। अभिषेक जी, कॉपी करेंगे। अभिषेक जी, आपकी सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये बे औलादों की सरकार है। ये आप इस तरीके से आरोप नहीं लगाते। राजनीति अपनी जगह है, आप करिए, लेकिन मर्यादा में और शब्दों का सही से इस्तेमाल मुझे लगता है मैं आपको बताऊं, आपकी बात एकदम सही है। औलाद का दर्द वो समझते हैं जिनकी औलादें होती हैं। ये बात ठीक है, आपकी बात औलाद का दर्द वो समझते हैं। नहीं, ठीक बात है। आखिर जिस बेटी को लातों से कुचला जा रहा था, उस पुलिस वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की उन्होंने? जी आप बताइए, कोई कार्रवाई की? वो बेटी अपना हक मांगने आई थी रोड पे ना, अच्छा स्कूल दे दो, अच्छी सड़क दे दो, अच्छा खाना दे दो। ये बात आपसे नहीं हो पाया। एग्रीड, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि छोटी बेटियों को लात से, जहां जिस देश में कन्या पूजी जाती हैं, दुर्गा और सरस्वती और लक्ष्मी के माफिक पूजी जाती हैं, उन कन्याओं को अगर लात से कोई मारता है तो उससे गंदा कोई पुलिसकर्मी, कोई आदमी नहीं हो सकता है जो इस तरीके की हरकत करता है। हमारे साथ रमेश दिल्ली में प्रदर्शन हुआ बेटियों के साथ बर्बरता की ब्रूटली, मतलब आप मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं। उस वीडियो को देखे आपने भी देखा होगा, मतलब हर जगह बेटियों को कुचला जा रहा है। तो किस बेटी सम्मान की बात करते हैं आप? हमें बता दें, माननीय योगी आदित्यनाथ जी नवरात्रों में बेटियों की पूजा करते हैं, उन्हीं बेटियों के पैर छूते हैं, लेकिन जब बात बेटियों की आती है तो बेटियों की लातों से कुचल दिया जाता है। क्या किया उस पुलिस वाले के लिए? आखिर वो अपना स्कूल ही तो मांग रही हैं, अपनी शिक्षा ही तो मांग रही हैं। आप उसको नहीं दे सकते हैं तो मना कर दीजिए, मुझे नहीं देना है। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये नारा है बीजेपी का। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए, हमारे साथ आएंगे आपके पास में। रमेश ठाकुर जी का रुख करते हैं। रमेश जी, आप हमें बताइए भाई कि भाई पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और लड़कियां भी पढ़ेंगी, बच्चियां भी पढ़ेंगी, तभी तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। ये जो बच्चों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? कितना अनफॉर्चुनेट है ये? देखिए, मुझे लगता है कि देखो, जब भी जेनजी और जेन अल्फा का जब मुद्दा उठेगा तो उनसे दो मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे हैं इस देश के, वो जुड़ जाएंगे। पहला तो ये है, सबको शिक्षा मिलना चाहिए, समान शिक्षा मिलना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। तो ये दोनों जेनजी और जेन अल्फा से जुड़ जाते हैं, और ये मुद्दा उठा है, और इसको कैच कौन कौन कर पाएंगे और किस तरीके से और किस ढंग से कर पाएंगे और किस मजबूती से कर पाएंगे, इसको लेके दो जो बड़े अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी के सारे नेता एकदम मैदान में कूदे हुए हैं। आपको पता हो, जब पार्लियामेंट सेशन खत्म होता है, दूसरे दिन सुबह जब प्रधानमंत्री खुद अपने सारे सांसदों को चाय पे बुलाते हैं, तो एक ही मैसेज वो देते हैं कि आप जितने भी सांसद हो अपने क्षेत्र में जितने भी काम करवा रहे हैं, उसके साथ साथ आप
को जैन जी जैन अल्फाओं के बीच में जरूर जाना है। अगर स्कूल से लेके या किसी यूनिवर्सिटी से लेके अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, उसमें आपको अगर चीफ गेस्ट अगर बनने का मौका मिलता है या कोई आमंत्रित करता है, तो आपको जरूर जाना है। तो इससे आप समझ लो कि ये सरकार कितनी बदल गई, ये जैन जी और जैन अल्फाओं ने कितना इनका रुख पूरी तरीके से बदल दिया। अब बात आ जाती है विपक्ष की। देखिए, कांग्रेस के कदावर नेता कह लो या कुछ भी कह लो, जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे इन्हीं धर्रे पे चल पड़े हैं। और उनकी अगुवाई कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी के 2 प्रोग्राम जब हुए, पहले हुआ है देहरादून में गूंज का, जब उन्होंने सफलता देखी, उसमें कॉलेज के भी बच्चे आते हैं, यूनिवर्सिटी के भी बच्चे आते हैं, इवन जैन अल्फा भी जब आते हैं, पूरा जितना भंडार था, जितने लोगों की आमदगी उसमें होनी चाहिए, उससे ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। तो उनको लगा कि मैं इन दोनों वर्गों से कनेक्ट हो रहा हूं, और ये बात अच्छी सही है। ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां भी जानती हैं कि आज का जो यूथ है, देश का जो यूथ है, उनमें लोकप्रियता राहुल की ठीक ठाक है, उसको आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, फिर प्रयागराज में जब होता है, रमेश जी मैं आपके पास कुछ सवालों के साथ आ रहा हूं, आसपास के जो वो सारे, रमेश जी मैं आपके पास कुछ सवालों के साथ आ रहा हूं। सवाल नंबर 1, राजस्थान में जिस तरीके से सरकार ने कह दिया कि अब कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल और कॉलेज में नहीं जा सकता, अगर जाएगा तो पास्को एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, और कांग्रेस ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि देखो, उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो गए हैं, और वो स्कूल है प्राइमरी स्कूल है, छोटे से स्कूल है। उनकी अगर अनियमितताएं, उनके अंदर गड़बड़ झाला की अगर कोई खबर, कोई यूट्यूबर या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर उसको दिखा रहा है, तो मुझे लगता है वो एक आईना है, सरकारों के लिए आईना है। अब आप इन सारी व्यवस्थाओं को कुचलने के लिए, दबाने के लिए आप बैन करते हो पत्रकार को, किसी को, तो मुझे लग रहा है सही दिशा में नहीं जाता। इसका मतलब है कि आपकी किसी भी चीजों को अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो आपको बर्दाश्त नहीं है। और बात सही है, आज अगर कांग्रेस की भी सरकार आ जाए, अगर मुझे लगता है प्रदीप जी, तो वो भी यही रवैया अपनाएगी और इसी धरने पे चलेगी। अगर आप ये सोचते हो कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत कर रही है, वो सारी की सारी सरकारों का चरित्र कुछ ऐसा ही रहता है। अगर कांग्रेस की आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस की अगर आ जाएगी, वो भी सब सीख गई है। वो मीडिया को किस तरीके से सेंसर करेगी, वो स्कूलों को कैसे बचाएगी, अपनी चीजों को बचाएगी, वो भी कांग्रेस भी ऐसी करेगी। बात सिर्फ यहाँ पे एक आ जाती है, आप हो या हम हो। मैं ये कहता हूं, मैं खुल के कहता हूं, मैंने भाजपा को भी वोट करा है, कांग्रेस को भी करा है, सपा को भी करा है, बसपा भी को करा है। पत्रकार से पहले मैं इस भारत का नागरिक हूं, लेकिन मैं भक्त नहीं हूं। मुझे लगता है सामने वाली सरकार या सामने वाला नेता है, अगर अच्छा लगता है मुझे, मैं तभी वोट करूंगा। अगर कोई मुझे कहे कि सामने बीजेपी है, कांग्रेस है, मैं उसका भक्त बन गया हूं, सॉरी, मैं भक्त नहीं बन पाता हूं। मुझे लगता है अगर देश का हर एक नागरिक इसी धर्रे पे चल जाएगा कि जो सरकार अच्छा काम करेगी, हमारे बच्चे के लिए अच्छा काम करेगी, जैन जी जैन अल्फाओं के लिए, महंगाई के लिए और सबके लिए काम करेगी, हम उनको वोट करेंगे जी। तो मुझे लगता है एक छोटा सा सवाल, दुर्दशा इस समय हो रही है, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। एक छोटा सा सवाल और है, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने कड़े कदम उठाए हैं, बड़े कदम उठाए हैं, और वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से ही नजर रखी जाएगी, जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर की जाएगी, और हर कमिश्नर और डीएम अपने हिसाब से सोशल मीडिया पर नजर रखेगा। इसको किस अंदाज से देख रहे हैं आप? अरे सर, पहले मैं तो कह रहा हूं लखनऊ तो बचा लो। अभी 2 घंटे पहले 3 मर्डर हो गए हैं उस लखनऊ में, उस पॉश इलाके में। आप दूर तो चले जाइएगा, महुआ में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के, ये पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस गोभियों की तरह उठा के रही है। आप मैं कह रहा हूं आपको, इस समय अगर आप रॉयल्टी टेस्ट अगर करना चाहो, किसी भी डीएम या एसपी को आप सीयूजी नंबर पे आप फोन करो, कोई नहीं उठाएगा। अगर उठाएगा तो उसका पीएसीए कोई भी उठा लेगा। फिर नजर कैसे आप रख लोगे? कौन रखता है? नजर रखता है जिले का लोकल स्टिंगर पत्रकार, और उस पत्रकार को अगर आप बैन कर दोगे, वो भी अगर आपके दफ्तर में नहीं जा पा रहा है, तो नजर कौन रखेगा? वो तो वही हो गया
आपने उनको कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया, आपने उस पर रिपोर्ट बना के जनता को बता दिया कि देखो हमने नजर रख ली है। ठीक है। इसके लिए आपको बहुत इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उनको ये पता नहीं है, बिल्कुल रमेश ठाकुर जी आप ठीक कह रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि ये आईएएस अधिकारी काम नहीं आएंगे, क्योंकि चुनाव वो नहीं लड़ते हैं, उनकी तो नौकरी पक्की है, चुनाव में आपको जाना है, जनता सवाल आपसे पूछेगी। रावत जी के पास चलते, पवन रावत जी, भाई जब घर आपका सुरक्षित है, आप जब कोई बढ़िया घर बनाते हैं तो पूरे मोहल्ले के लोगों को दावत देते हैं, अपने रिश्तेदारों को दावत देते हैं कि आइए देखिए कितनी मेहनत से हमने घर बनाया है। और ये इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स बनाए, कॉलेज बनाए, आप लोगों ने उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं कि हम किसी को जाने नहीं देंगे। देखिए प्रदीप जी, आप बहुत चतुर पत्रकार हैं और आपने सीधे सवाल को बहुत घुमा करके टेढ़ा पकड़ा है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल सीधा बताता हूं। देखिए स्कूलों में नहीं फोन अच्छा पर मैं क्या, पाबंदी अच्छा कोई पवन जी, नई बात नहीं पवन जी है। मैं क्या गलत नहीं, कह रहा हूँ? अच्छा फोन मैं पर पाबंदी कोई नई बात नहीं है। नहीं मैं क्या गलत कह रहा हूँ कि आप अपना घर बनाते हैं तो दिखाते हैं कि लोगों को नहीं दिखाते? बिल्कुल, मैं वही बात आपको बता रहा हूँ ना। आपने सवाल को थोड़ा घुमा करके पूछा है, मैं उसका सीधा जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए, हम जब अपने घर में किसी को इनवाइट करते हैं तो प्रदीप जी किसी भी समय इनवाइट नहीं करते हैं। जब हम उसको इनवाइट करते हैं तो एक प्रॉपर समय होता है उसे इनवाइट करने का। हमने कोई फंक्शन किया है, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में कच्चा बनियान पहन के बैठा हूं और कोई भी आदमी अपना सीधा मोबाइल लेकर के चला आए और देखिए साहब हम इनके पवन जी के घर में आए हैं और इस वक्त मैं इनके ड्राइंग रूम में बैठा हूं, मैं इनके डाइनिंग रूम में बैठा हूं, ये पता लगा पवन जी का घर फैला पड़ा है, कोई आकर के बैठा है। वो चीज नहीं है। आप पहला विषय ये है। नहीं दूसरा विषय ये है, यही से सवाल ये है पवन जी, सवाल ये है, आप वो बात आपकी ठीक है कि कच्चा बनियान में बैठे हैं, थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन सवाल ये आप घर की दरो दीवार को तो ठीक करके रखते हैं ना। ये 2 मिनट लगता है आपको सब कुछ समेटने में, लेकिन जिस घर की दरो दीवार दरकी हुई है उसका क्या करेंगे? उसको कितना समेटेंगे? कितना समय चाहिए उसके लिए? देखिए दोनों अलग अलग विषय हैं। अभी जो हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपने कहा मीडिया पर पाबंदी नहीं है, पत्रकारों पर पाबंदी नहीं है। भाई राजस्थान में पाबंदी है। विषय आया है कि आप राजस्थान में विषय वहां पर ही आया है। नहीं पवन जी, राजस्थान में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और वहां कह दिया गया अगर कोई जाएगा तो सुन लीजिए, पॉक्सो एक्ट की धारा में लिखित में कई सारे बीएससी ने लिखित में फरमान जारी कर दिया। सर आप कह रहे हो कि पाबंदी नहीं है, लिखित में अचानक की बात है ना। आप समझिए वो लोग, अब आपने अभी देखा, अभी मैं आपको उसका भी एक उदाहरण देता हूं। अभी आपने देखा एक यूट्यूबर ज्योति थी और उन्होंने किस प्रकार की घटनाएं की, उन्होंने इसी बात का तो फायदा उठाया ना हमारा। जब आप एक रजिस्टर्ड पत्रकार है, जिम्मेदार से आप रमेश जी भाई साहब है, हमारे जिम्मेदार पत्रकार है, वो जिम्मेदारी की बात करेंगे। प्रदीप जी भाई साहब है, जिम्मेदार पत्रकार है, वो जिम्मेदारी की बात करेंगे। लेकिन सभी लोग आपकी तरह उतने सुलझे हुए समझदार नहीं है। आजकल जो ट्रेंडिंग का खेल चल रहा है, रील का खेल चल रहा है, लाइक्स का खेल चल रहा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए पवन जी आ रहा अभिषेक जी आपके बता रहा हूं। पवन जी सवाल ये रील का नहीं है, सवाल ये रियल का है। जो छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं अपने टीचर की मांग कर रहे हैं कि भाई हमको टीचर दे दो पढ़ाने के लिए, हमारा स्पेशल टीचर नहीं है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मतलब दुर्भाग्य है देश का। मैं भी लास्ट में जब आपकी डिबेट में आया था, मैं जब भी लास्ट आपकी तब भी मैंने एक बात कहा था, हम इस मांग के बिल्कुल भी विरोध में नहीं है। बिल्कुल मांग जायज है, होनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए, लेकिन विषय ये आ जाता है कि क्या उनका मानसिक रूप से वो उतने परिपक्व हैं कि वो आंदोलन में उतर सकें? आखिर जो लोग उनको इस बात के लिए पुशअप कर रहे हैं वो पवन जी गहरी साजिश की बात है। पवन जी आप इस गलतफहमी में न रहिए कि जो हमारा युवा है वो हमसे 10 कदम आगे है। आपने जब अपना जीवन शुरू किया होगा, जब हमने जीवन शुरू किया था उस समय ना लैपटॉप था ना मोबाइल था। ये आज की युवा पीढ़ी पैदा होते ही हाथ में मोबाइल लेकर के पैदा होती है। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक प्रताप सिंह जी अपनी बात रख लीजिए आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं सम्मानित बीजेपी के प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहता हूं, ये रील की बात करते हैं, आदरणीय मोदी जी ने कहा था युवा अब रील बनाएगा, आपको याद होगा जी? आदरणीय मोदी जी ने कहा था युवा अब रील बनाएगा। तो अगर वो रील बनाने जाता है स्कूल में तो आपको क्या दर्द होता है? और स्कूल में वो क्या करने जाता है? वो वहां की व्यवस्था को दिखाने जाता है। जनरल अल्फर ने क्या मांगा था? अच्छा स्कूल दे दो, अच्छा खाना दे दो, अच्छे टीचर दे दो। वो उनसे नहीं हो पा रहा है। बताइए। और रही बात आप कहते घर में मैं पूरी कर लूं। रही बात आपने कहा मैं घर में कच्चा बनियान पहन के बैठूंगा। अरे घर आपका है लेकिन स्कूल हमारे टैक्स से बना हुआ है, वो हमारा है।
तो हम जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वहां जा सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी बनती सरकार में आप हैं कि आप अच्छी व्यवस्था दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें। जब आप वो नहीं दे पाते हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप पत्रकारों पर पास्को मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। देश का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है, लेकिन आप सिर्फ गोदी मीडिया को इंटर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी पोल पट्टी ये पत्रकार खोल देंगे। उसको आपको डर है कि 2027 का चुनाव है और आप चुनाव हार जाएंगे। वो डर अच्छा लगा मुझे, वो डर अच्छा लगा पवन जनता जी, बताइए को। भाई। जन अल्फा से देखिए अभिषेक जी, आप बहुत वाजिब तरीके से बात रख रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, डर किसी को नहीं है। डर हमें इस बात को है जो हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है और जो लोगों जो ब्रेन वॉश एक जो मुझे सिस्टम दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए कि आपने कुछ आतंकी राष्ट्र देखे होंगे, वो युवाओं को भ्रमित करके, कच्ची उम्र के बच्चों को ब्रेन वॉश करके और उनको साइको किलर या सुसाइड बॉम्बर बना रहे हैं। तो वो एक आप समझिए, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर पढ़ाई से संबंधित बातें करेंगे, पढ़ाई से संबंधित पढ़ने चीजें लेकर वाले के आएंगे, बच्चे वो एक- अपनी शिक्षा की बात कर रहे हैं, सुसाइड दूसरे बम विषय नहीं में बनने और जा आपको रहे बता हैं। दूं, अभी आपने मुझसे एक विषय कहा, आप किसी बड़े स्कूल में जाइएगा, आदरणीय अभिषेक जी, आप मेरी विषय समझिए, आप किसी बड़े स्कूल में जाइएगा जो अच्छे बहुत हैवी, बहुत महंगे स्कूल होते हैं, जहां आपके बच्चे बहुत हैवी फीस देते हैं, 85,000 रुपए महीने जिनकी फीस होती है, वहां माता पिता को उन विद्यालयों के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। श्रीमान जी, आप केवल उस दिन बच्चों को अपने बच्चे से उस दिन केवल आप श्रीमान जी, जो मिलने उस प्राइवेट क्लास में जा स्कूल की सकते बात हैं, कर रहे जिस दिन हैं, जो PTM 50,000 मीटिंग महीना होती फीस है, देगा, तो वो किसी आप फिर IAS इस टीचर प्रकार का की बेटा बातें आप होगा। क्यों कर रहे हैं? फिर वहां पे दोहरा मापदंड क्यों है? फिर वहां पे दोहरा मापदंड, अगर मानिए यहाँ पर अगर कोई ये नियम लेकर के आता है कि आप स्कूल में जो है मोबाइल के साथ नहीं आ सकते हैं या आप किसी उसके साथ में नहीं आ सकते हैं, तो वहां पे तो आप सब चीजें आपकी लायक हैं। और क्या ये स्कूल नहीं है? क्या इन स्कूलों के नियम नहीं है? क्या स्कूलों में अनुशासन नहीं है? मतलब आप क्या साबित करना चाहते हैं इससे? इसमें भय वाली तो बात ही नहीं है ना अभिषेक जी, ये तो आप अनुशासन स्कूल वाली बात है प्राइवेट ना। स्कूल की बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूल हमारी धरोहर है और हम सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। अगर हमको हमारा शिक्षा नहीं मिलेगी, हमको खाना नहीं मिलेगा, हमको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, उन बातों के लेके हम सड़क उतरते हैं। तो ब्रेन वॉश नहीं है। बीजेपी के पास सिर्फ यही है कि आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, ये कर दो, आतंकवादी गतिविधियां और ये कर दो। अरे वो आतंकवादी बच्चे हैं, आपको आतंकवादी लगते हैं? 10-10 साल के बच्चे वो आतंकवादी हैं, उनका ब्रेन वॉश क्यों करेगा? वो सिर्फ शिक्षा की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि भाई साहब मोदी जी ने कहा था कि ट्रम्प से बात कर लो, ट्रम्प बोलेगा स्कूल में जाना, ट्रम्प बोलेगा मत आना। आप ये बात मत करिए, दोहरा मापदंड कोई नहीं है। आप अपनी चीजों को सही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप सीधे आतंकवादी गतिविधि, पाकिस्तान का हाथ बता देंगे। आप आगे बात यही कहेंगे कि पाकिस्तान का हाथ है बच्चों को सड़क बनाने में, ये भी कहने देर आपको नहीं लगेगी? अरे आप अपनी देखिए, नाकामी की छुपाना चाह रहे हैं? आप बच्चों को अच्छे स्कूल दे दीजिए। इस प्रकार का विषय ही नहीं है। मेरा विषय क्या था? मेरा विषय ये है कि बच्चे जो मांग उठा रहे हैं, मैंने कब कहा वो मांग गलत है? बताइए, मैंने अभी तक आपसे कहा वो मांग नाजायज है, मांग उनको मैंने स्कूल दे कभी दीजिए नहीं ना कहा भाई, कि मांग उनको गलत लातों है से या क्यों मांग चल बुरी। रहे हैं? मैंने बात उनको ये लातों कही से है, क्यों मैंने चल बात रहे ये हैं? कही है कि जो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, उनसे अगर इस प्रकार की अगर कोई, देखिए अभी ये घटना अभी मेरे संज्ञान में आई है, मैंने भी सुना है, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी लूंगा और जो भी संबंधित अधिकारी होगा, जो भी जिसको भी इस प्रकार का दोषी होगा, मैं वीडियो मंगवाऊंगा उसकी और पता करवाऊंगा, उसमें निश्चित कार्रवाई होगी। वो एक अलग विषय है। हमारी सरकार बच्चों को लेकर, बहनों को लेकर, बेटियों को लेकर के बहुत ज्यादा संवेदनशील है, तो इसके मामले में हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। चलिए, ठीक कि है, मातृशक्ति का हम पे कितना, ठीक है, अभिषेक जी, कितनी जुड़ी हुई है। ठीक है अभिषेक तो जी, ये मैं आपके आप जो पास आता हूँ। इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं वो गलत है। जी जी, अभिषेक जी, मैं आपके पास आता हूँ। जरा पवन जी से कुछ सवाल कर लेते। पवन जी, सवाल ये कि भाई देखिए, ये ठीक है कि आप लोग ने कोशिश किया, लेकिन ये कोशिश में नाकामयाब रहना कि आप डाटा आपके पास है, हम लगातार डिस्कस करते हैं, उस पर रोज़ दोहराना ठीक नहीं होगा कि 1 लाख स्कूल, 96,000 स्कूल बंद हो गए, 26,000 यूपी में बंद हो गए। ये अलग बात है कि हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री कह रहे हैं बंद नहीं हुए। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? नीति आयोग के डाटा सही बोल रहे हैं या हमारे बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर सही बोल रहे हैं? ये तो अलग बात है। बात ये है ना कि आप लोगों ने जेन जीत और जेन अल्फा तक पहुंचने के लिए कार्यक्रम बनाया है, जिसमें हर यूनिवर्सिटी में एक दिन एक वो जाएगा। ठीक है, आप उनको माइंड वॉश करने की बात करें, समझाने की बात करें, लेकिन CGP ने ये ऐलान किया कि भाई आपके पास में जो प्रधानमंत्री का कोष पड़ा हुआ है, उसमें जो 8,000 करोड़ रुपए है वो सब स्कूलों में लगा दीजिए। तो क्यों नहीं लगा देते स्कूल कॉलेजों में? उसको स्कूल कॉलेज चमचमा जाएंगे। देखिए प्रदीप जी, आप भी जानते हैं सब चीजें सरकार की या सब चीजें नीतिगत बातें, बहुत सारी चीजें होती हैं। सारा पैसा सब जगहों के लिए नहीं होता, पैसा खंड खंड बटा हुआ था। जो
भाग यूनिवर्सिटियों में लगाने के लिए, उनके विकास के लिए, नई यूनिवर्सिटियां खोलने के लिए, या और जो चीजें हैं उन पे उस भाग का पैसा लगाया जाता है। प्रधानमंत्री राहत को तो जो कोच का जो पैसा होता है प्राकृतिक आपदा के लिए होता है, और बहुत सारी चीजें भी होती हैं, ये आप जानते ही हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार अपनी नीतियों के अनुसार चलती है। सुनिए पवन जी, पवन जी एक आंकड़ा, पवन जी एक आंकड़ा बता देता हूँ आपको। पीएम केयर फंड में करीब 8,500 करोड़ रुपए हैं और वो कई साल से खर्च नहीं हो रहे हैं। उस पर 250 करोड़ रुपए का अभी उनको इंटरेस्ट भी मिला है। भाई ये जो 8,500 करोड़ रुपए हैं, ये अगर आप स्कूल कॉलेज में लगा देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हमारे स्कूल कॉलेज अच्छे हो जाएंगे। जब ट्रंप के या किसी के बच्चे यहाँ पर इंडिया में आएंगे तो आप शान से दिखा पाएंगे, देखिए हमारा स्कूल और कॉलेज जगमगा रहा है। देखिए प्रदीप जी, हमारे स्कूल और कॉलेज के लिए सरकार निरंतर बहुत अच्छे काम कर रही है, अच्छे प्रयास कर रही है, भवनों का निर्माण कर रही है, अत्याधुनिक अच्छे काम कर रही होती तो लोगों को सड़क पर न उतरना पड़ता। पवन जी अगर अच्छे काम किया होता। विरोध और ये सारी चीजें हमेशा रहती हैं, आप कितना भी काम कर लीजिएगा, संतुष्टि इस संसार में कभी नहीं होती। ये ठीक बात है कि संतुष्टि संसार में कभी नहीं होती। ठीक है, करते रहते हैं हमें नहीं, कोई भी आएगा। अगर मानिए अगर आज हम भी यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, मोहम्मद दानिश के पास चलते भाई, वो यही सवाल लेकर के मोहम्मद दानिश जी आप बताइए भाई, ये जो पीएम केयर फंड है जिसमें 8,500 करोड़ रुपए है, आप लोग कह रहे हैं कि इसको स्कूल कॉलेज बनाने में लगा दीजिए। भाई वो पीएम केयर फंड है, वो अपने हिसाब से खर्च करेंगे, आप लोग जब कि आपकी मर्जी से खर्च करेंगे। देखिए जहां तक मुझे याद है, पीएम केयर फंड जो है वो कोविड टाइम पे जी एक अकाउंट खोल के उसमें लोगों से डोनेशंस मांगे गए थे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नीति भारत सरकार की इस पीएम केयर फंड पे अप्लाई होती है। तो इसका फंड जो है वो बच्चों की शिक्षा में यूज नहीं होगा तो कहां पर यूज होगा? मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन जो इसका हो सकता है वो बच्चों के स्कूल के लिए, बच्चों के कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, उसी के लिए बेस्ट हो सकता है। इसको इस्तेमाल करना चाहिए सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, तभी इस देश का जो बेसिक एजुकेशन ढांचा है वो अच्छा हो पाएगा। अच्छा अब ये बता दीजिए मुझे जी, अच्छा जल्दी से ये बता दीजिए कि सरकार का हर एक दिन एक कैबिनेट मंत्री पहुंचेगा यूनिवर्सिटी में, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए यूनिवर्सिटी में जाने से कुछ नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करने से कुछ होगा, ताकि बच्चों को वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिले, उनके लिए उनके पास बेसिक सुविधाएं तो हो, उनके पास वॉशरूम हो। स्कूलों में खबर आ रही है कि दिल्ली तक के स्कूलों में वॉशरूम की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, कॉलेजेस में लाइब्रेरीज में बुक्स नहीं है। तो उस चीज के लिए इम्प्रूव करने से होगा, सिर्फ विजिट करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। अच्छा इस देश का भविष्य ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस ने प्लान किया कि वो 800 शहरों में छात्रों की गूंज कार्यक्रम करेगी। आपको लगता है इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा देश पर? देखिए विपक्ष जरूर करे, क्योंकि गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन भारत सरकार को भी जल्द से जल्द बच्चों को, छात्रों को के लिए ऐसी कुछ पॉलिसी लानी चाहिए ताकि इस देश के सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें बदलाव आए। आप देखिए कि अक्सर राजनेताओं के बच्चे जो है वो फॉरेन में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसीलिए उनको बाहर पढ़ने भी जाना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं आज क्यों नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, ऐसी कुछ प्रोग्रेस की बात की जाए, जिससे कि हमारे देश के बच्चे हमारे देश में ही रहे, यही काम करे, हमारे देश को आगे बढ़ाए, ना कि फॉरेन कंट्रीज में जाके वहां के देश, वहां के लोगों को आगे बढ़ाए। ठीक है, अभिषेक जी के पास चलते हैं। अभिषेक जी जरा आप बताइए कि भाई मोहम्मद दानिश साहब कह रहे हैं कि दिल्ली में भी हालात अच्छे नहीं है, जबकि आपने तो बड़े बड़े दावे और वादे किए थे कि वहां पर। आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, दिल्ली में हालात बद से बदतर हो गए हैं। जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार आई है, तब से हालात बद से बदतर हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं, जो आपने कहा था उत्तर प्रदेश 26,000 स्कूल बंद है, और ये बात वाकई में सही है कि 26,000 स्कूल बंद है, लेकिन वो कागजों पे चल रहे हैं। उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी आ रही है, उनका फंड आ रहा है, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे वो स्कूल बंद। अरे उनको और ना उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। भाई अभिषेक जी आप ये क्यों नहीं समझते हैं जी? ड्यू डाइस पे आप देखिए वो स्कूल चल रहे हैं।
शिफ्टिंग की बात उत्तर प्रदेश सरकार करती है, यूडाइस पे जाके देखिए वो स्कूल चल रहे हैं, जी। जब ग्राउंड जीरो पे हम लोग जाते हैं उसी जी। चीज को दिखाने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पास्को एक्ट मुकदमा कर दो ताकि कोई उस स्कूल का हालात ठीक दिखा है। ना पाए। ठीक है। मतलब कि ये भ्रष्टाचारी लोग स्कूल शिक्षा में भ्रष्टाचार करने तुले हुए हैं। महेश जी और आपका- रही बात, ठीक है, हाँ अपनी बात पूरी कर जी। लीजिए जी। और रही बात आपने दिल्ली की बात है, दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार गई है तब से भाजपाई लोग ने भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे कर दिया है कि वहां के बच्चों के स्कूल की शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षा, सब कुछ बर्बाद करके रखा है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की बात करते हैं, उसी पे जिंदा रहते हैं। अगर चार शब्द इनके शब्दों से हटा दिए जाए, हिंदू मुसलमान मछली मंगलसूत्र, तो ये राजनीति करने के लायक नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर अरुणाचल तक इन्होंने सब कुछ व्यवस्था को बर्बाद करके रखा हुआ है। पवन और जी- इनके खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही होगा, आतंकवादी होगा। पवन जी कोई लगता है होगा। पवन जी लगता है अभिषेक प्रताप सिंह जी को पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों की दशा का पता नहीं है। बता दीजिए भाई इनको पाकिस्तान के बारे में। नहीं, मैं देखिए, पाकिस्तान वो हमारा विषय भाजपा की नहीं नीति है ना वो भैया। इनके नेता अगर और ये लोग बीजेपी के ज्यादा खिलाफ कोई बखूबी से बोलेगा जानते हैं, पाकिस्तान में हो जाएगा। पाकिस्तान की चिंता शायद ज्यादा है, जी। लेकिन हम भारत के वासी हैं और हम भारत की बात करेंगे। अभी जैसे अभिषेक जी बता रहे थे कि भाई 10 साल इनकी सरकार रही और इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इनके मुख्यमंत्री जो कोई भी सुविधा लेने के लिए तैयार नहीं थे, वो शीश महल बना दिया। 700 करोड़ रुपए का घर भाई कैसे बना दिया। मनीष सिसोदिया जी इतने 1000 करोड़ रुपए के उसमें ये बात तो बंद सही हुए, है। वो भाई क्यों बंद आम हुए? आदमी पार्टी का और चोला उतर आपके- के पहन के आए थे। अगर 40 देखिए, नंबर हम की तो शर्ट लगती है, आप 42 नंबर ये की कह शर्ट कर पहनते कहते हैं हैं। भ्रष्टाचार विरोधी लोग हैं हम। देखिए, लेकिन आप समझिए कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की किसी भी राज्य की आप सरकार बता दीजिए, उस सरकार में पदेन मुख्यमंत्री पर अगर कोई मुख्यमंत्री पर इसका भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो, किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, आदरणीय प्रदीप जी आप बताइए। 8 साल की सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। जी। तीसरी प्रदीप बार हम जी चुनाव आपको में मैं लड़ने वाले हैं, रोकूंगा। लेकिन प्रदीप जी पूरे मैं चुनाव ये में जो बोल रहे हैं माननीय पदेन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी पर एक भी रुपए ईडी का की आरोप हो, सीबीआई या ने इन कोई पर भी किसी पे हो, तो आप मुझे बताइए। क्योंकि नहीं, साबित ये- नहीं ये हुआ तो है। कोई विषय नहीं पदेन है ना, मुख्यमंत्री जेल भ्रष्टाचार चला के गया है। आप- ये आपके भाजपा का मुख्यमंत्री के होता बच्चे जेल जाके जाता। विदेशों में पढ़ बात रहे करते हैं आप, कई हजार भ्रष्टाचारी करोड़ लोग की की बात शादियां करते हो हैं रही हैं। आप। बताइए, इनका जो एक लोग मंत्री कहते जेल थे नहीं हम जाता चप्पल है। पहन करके आए हैं, हम सादा जो सूती कपड़े पहन करके चल रहे हैं, मेट्रो में चलेंगे। वही आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जब बेटी की शादी होती है, वो सबने देखा कि कितनी भव्य और दिव्य शादी हुई थी। उन्होंने शीश महल जैसा कितना बड़ा अपना आवास बनाया है। तो अभिषेक जी ये दो तरफा बातें हैं। अब वो जनता भी शीश समझ महल गई जब है। बात अगर हुई तो आप- क्यों अगर आपने इतना रेखा अच्छा गुप्ता जी का कार्य किया शीश होता महल तो देखने के दिल्ली बाद से क्यों आपने बंद आपको करा दिया? दिल्ली से हटा- क्यों नहीं जाने दिया आपने भाई? अरे रेखा गुप्ता जी तो क्या पहले मतलब से गरीब जितना परिवार कुछ से आज थोड़ी तक है। देश रेखा में गुप्ता हुआ जी है तो उसके already जिम्मेदार पहले से कांग्रेस है पैसे या वाली दिल्ली में वो है आम आदमी भाई। पार्टी? अच्छा आपके उन्होंने हिसाब 7 से दिन में मकान बना लिया। 2014 में ये के बाद ही तो जन्म हुआ अपनी सबका, छुपाने का उससे दूसरा पहले कोई तरीका जन्म हो नहीं गया हुआ। ना। अभी आपने क्या कहा कि हमने सबसे ज्यादा शिक्षा पे हमारे नेता invest सांसद किया संजय था। सिंह इसको भारतीय महाशय, अगर जनता आपने पार्टी शिक्षा पे बोलते invest हैं, किया वो होता, आप चैनल तो बैठ के भी आपको झूठ बोल क्यों रहे हटा हैं। दिया गया? अरे शर्म आप की बात दिल्ली है। से क्यों हट गए भाई? आप ये बताइए, ठीक आप है। दिल्ली से क्यों हट गए? पंजाब से आपकी सरकार जाने वाली क्योंकि है, हरियाणा में ऑपरेशन आपका लोटस कोई चलाया वजूद जा रहा नहीं था रहा। ना। धीरे धीरे हम काम की राजनीति करते हैं, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। देश के मॉडल की बात वो करते हैं। जनता देख रही है, वो जनता ने ठीक देखा। है, ठीक है, वो ठीक है जनता भाई। ने देखा कि ठीक है, जनता दोनों ने की देखा बात कि हो गई। जो दिल्ली में हो जाए तो प्रवक्ता और वक्ता थे, जमानत वो जब्त आप हो लोगों पे जाएगी। आरोप लगा करके पार्टी छोड़ करके चले गए। जो आपके आधारभूत स्तंभ थे वो लोग आपके लिए कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये तो आप ही के लोग जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, आदरणीय अभिषेक जी, उनके वचन है, हमारे नहीं है। चलिए ठीक है, जी। दोनों की। अभिषेक जी आपकी भी बात भी हो गई, पवन जी आप भी रुकिए। महेश जी अगर आपको आवाज मिल रही हो जी तो आप भी जरा बता दीजिए कि ये मामला कहाँ जाकर के रुकेगा। उत्तर प्रदेश में आपकी जो इमेज है वो स्टेक पर है, 2027 का चुनाव सामने है, कैसे पार पाएंगे इस देखिए जेल को? 2027 का चुनाव निश्चित रूप से सामने है, लेकिन अभी तक जो भी बातें हो रही थी, देखिए बीजेपी के जो भी लोग हैं अपने को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे हैं इस समय। मैं बताऊं प्रदीप जी, मैं तो क्षेत्र में अभी निकल करके आपको बताऊं, गाड़ी चला रहा था मैं, 100 लोगों से बात करिए तो 90 लोग इस पार्टी से असंतुष्ट हैं। ये अभी बता रहे हैं दिल्ली में क्यों आम आदमी पार्टी चली गई, तो कैसे गई ये तो आप लोग देख ही रहे हो किस तरह चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जिस तरह का हुआ था, लोगों को घर से निकलने नहीं दिया गया। ये बात आपकी ठीक है महेश जी, लेकिन सवाल ये ना, ये जो मामला चल रहा है जेएनजी और जेएन अल्फा का, उसके लिए आपके पास क्या योजना है? क्योंकि 5 साल आपकी भी सरकार रही, आपने भी स्कूल और कॉलेज पर ध्यान नहीं दिया, तभी तो ये हालात है। हमारी पार्टी नवयुवकों के लिए ही काम करती है जी। हमारे तो राष्ट्रीय आपकी अध्यक्ष सरकार भी चली आप क्यों गई? देखेंगे जी। आपकी सरकार चली क्यों गई? देखिए मेरी सरकार चली गई थी, जरूर मेरी कमियां रही होंगी, जी। लेकिन इस सरकार ने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं
किस चीज में आप बताएं, अगर आज नाम लिया जाए तो कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जहां आप कहेंगे कि भाई लोग सरकार से संतुष्ट हैं। शिक्षा ले लीजिए आप, व्यवसाय ले लीजिए आप, या माहौल देख लीजिए आप जी। आए दिन रोज मर्डर कहीं हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अरे वो कहीं देखिए कोई इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ का देश है, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो चलती ही रहेंगी। और हम लोग जी कुछ दिक्कतें चले, सही बात है, जहां संख्या है वहां चलेगी, लेकिन जिस तरह से दिक्कतें ही दिक्कतें चल रही हैं, सरकार का कोई भी, अभी आप देखिए स्कूलों में प्रॉब्लम है तो अब बैन लगा दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जनता तक ये बात न जाए, इसके लिए उपाय किया जा रहा है। नहीं, आप लोग क्या करेंगे ये बता दीजिए। अगर सरकार बैन लगा रही तो आप क्या करेंगे? राजस्थान में तो कांग्रेस ने आंदोलन कर दिया। हम जाएंगे, आप पास्को लगाइए, जो लगाना हो लगाइए, हम जो जनता की समस्याएं हैं उसको लेकर के जनता के पास जाएंगे, दिखाएंगे कि सरकार कहाँ असफल है, और सरकार किस तरह से लोगों का दोहन कर रही है। लेकिन टैक्सेज आप देखिए, अभी आप लखनऊ कानपुर का एक्सप्रेस वे देखा आपने जी, गंगा एक्सप्रेस वे देख लीजिए, ये भ्रष्टाचार का जो अरे भ्रष्टाचार की वैतरणी तो सभी लोग पार करते हैं, इसमें क्या नई कोई बात है? कोई सरकार बता दीजिए। हमने बनाया आगरा एक्सप्रेस वे, हमने बनाया जी। आप देखिए आज 10 साल से ज्यादा हो गया। आप देखिए बहन जी, वो मुख्यमंत्री रहते हुए बहन जी ने कह दिया था कि थाने बिकते हैं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा कि देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुखिया उस कुर्सी पर रहते हुए कह रहा था कि थाना बिकता है। जी, बहन जी ने अगर आत्मसमर्पण नहीं किया होता तो आज स्थिति प्रदेश की अलग होती। चलिए ठीक है, ने तो निश्चित रूप से एक डोर पकड़ ली है। नहीं चलिए ठीक है, आपने कह दिया कि आप चैलेंज करेंगे, सरकार को चैलेंज करेंगे, आप जाएंगे घर घर दशा दिखाएंगे और क्या दुर्दशा है वो भी दिखाएंगे। जरा बिल्कुल करेंगे, हम जनता में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, सब जगह जाएंगे। ठीक है रमेश ठाकुर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या लगता है कि अब ये संघर्ष जो है अब जेन जी और जेन अल्फा के कंधों पर रख करके किया जाएगा? नहीं, मुझे लग रहा नब्ज इन लोगों ने पकड़ लिया है, क्योंकि इस समय यही ऐसी है जो इनका पार सकती है। क्योंकि कल दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक चुनाव हुआ है जी, तो उसमें चुनाव लड़ रहे थे। महेश जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी रमेश जी अपनी बात रख लीजिए। तो मैं कह रहा कल चुनाव का जिक्र मैं कर रहा था, उस चुनाव में क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के प्रबल प्रवक्ता जो हमेशा चैनलों पे रहते हैं, हाँ। वो चौथे 5वें नंबर पे आ गए। और एक खास चीज तो के लिए बड़े फेमस हैं। जब हुई उसमें देखा गया ना, वो समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं भाई रमेश ठाकुर जी, वो समाजवादी पार्टी से की देन है वो। हाँ, समाजवादी पार्टी से गए, ठीक है, लेकिन जब वोटिंग को पूरा देखा गया कि उनको वोट किस किस ने दिया, मतलब यूथ के किसी भी लॉयर ने उनको वोट नहीं दिया। अब आप इससे अनुमान लगा दीजिएगा कि अगर ये चुनाव फेयर तरीके से अगर हो जाए और सही तरीके से अगर हो जाए तो मुझे लगता है स्थिति खराब हो जाएगी। फेयर तरीके से हो जाए मतलब आपका क्या है रमेश जी? क्या चुनाव फेयर तरीके से नहीं हो रहे? अब विपक्ष जिस तरीके से मांग कर रहा है वो ईवीएम पे हमेशा सवाल उठा रहा है कि भैया बैलेट पेपर से होना चाहिए, और बैलेट पेपर से जहां जहां भी चुनाव हुए, छोटे बड़े जो भी हुए, तो प्रदीप जी अगर आप देखो तो वहां की स्थितियां थोड़ी सी जो रिजल्ट जो संभावित जो रही है उससे अलग रही है। खैर ये विषय बड़ा है। अच्छा ये बता दीजिए, मैं अपने वापस विषय पर आता हूँ रमेश जी, मैं वापस विषय पर आता हूँ। आप ये बता दीजिए कि ये जो अब देश में माहौल बन गया है, ये केंद्र सरकार भी लोगों के पास में जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, और कांग्रेस भी छात्रों की गूंज का कार्यक्रम कर रही है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? नहीं, अर्थ तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को निकालना चाहिए जी। भाई, कांग्रेस उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो हार के इतनी हार चुकी है, वो हार की आदी हो गई है। एक चुनाव हार जाएंगे, दूसरे हार जाएंगे, तीसरे हार जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। लेकिन बट भारतीय जनता पार्टी अगर कोई चुनाव हार जाती है, सपोज दैट 6 महीने के बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, वो अगर हार गई तो पता चला कितने नेताओं की राजनीतिक हत्या हो जाएगी, बाबा जी का क्या हो जाएगा, दूसरे नेताओं का क्या हो जाएगा जी। तो ये सब देख के मुझे लगता है इसका नफा नुकसान की जब तक अगर बात करोगे, अल्फा
और जैन जी को अगर ध्यान में अच्छा, रख के, जी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान होने वाला है। अच्छा, जल्दी से बता दीजिए कि क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक केंद्रीय मंत्री सब यूनिवर्सिटी में जाकर के बच्चों को समझाएगा, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं आप? अभी ये खबर आ रही है कि एक जगह सेंट्रल मिनिस्टर किसी यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे, बच्चों को संबोधित करने वाले थे, साउथ का कोई यूनिवर्सिटी है, तो वहां के बच्चों ने वॉकआउट कर दिया कि नहीं, हम किसी भी मंत्री का इस समय भाषण नहीं सुनेंगे। तो इससे आप अनुमान लगा लो कि जैन जी विरोध तो करना उन्होंने शुरू कर दिया है, नेताओं का विरोध उन्होंने शुरू कर दिया है। तो जब इनको अपने स्कूलों में नहीं घुसने दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी में घुसने नहीं दे रहे हैं, तो इससे आप अनुमान लगा लो कि भाई एक बात बताओ, जब आपने जैन जी इस समय बड़ा उफान पे है, अभी आपने अपने संबोधन में कहा शुरुआत में आपने कि ये जो जैन जी है ना, इनका खून बहुत गर्म है, ये जो चाहे वो कर दे। तो ये बात मुझे लग रहा सरकार भी समझ गई। जब ये जैन जी भाई 10-12 साल में विपक्ष ने किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाए, लेकिन जैन जी ने इस्तीफा ले लिया। तो जैन जी ने इस्तीफा ले लिया तो ये सरकार की भी ऐसी तैसी मार देंगे, हैं, आगे वोट भी नहीं देंगे। तो इसलिए क्यों अचानक इनको बिल्कुल एंड के दिन, आखिरी के दिन ये पता चल गया कि जैन जी की ताकत है। ठीक है, ठीक है। अब इनको मनाना पड़ेगा, मनोहार करना पड़ेगा जी। और इनकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। इनकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। बड़ी बात यह जो रमेश जी जिस तरफ इंगित कर रहे हैं उसमें मैं एक और चीज जोड़ दूं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अभी एक कार्यक्रम था, लॉ के विद्यार्थियों का एक कार्यक्रम था, डिग्री बंटनी थी और वहां पर सीजीआई को जाना था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाना था, लेकिन वहां के लोगों ने आंदोलन किया और कहा कि हम सीजीआई से डिग्री नहीं लेंगे। वो मामला बहुत बड़ा बना था। उसके बाद से उन सारे छात्रों को की जो डिग्री है वो ये कहा गया था कि जो इनका इंस्टीट्यूट है उसमें उनको इनरोल नहीं किया जाएगा, सीबीआई में उनको इनरोल नहीं किया जाएगा। हालांकि बाद में सीजीआई ने इसमें इंटरफेयर किया और कहा कि ये हमारे और छात्रों के बीच का मामला है, इसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे। तो सरकार का ये कदम अच्छा है कि वो यूनिवर्सिटी जाएगी और यूनिवर्सिटी में जाकर के जैन जी के लोगों से मुलाकात करेगी, उनको समझाने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें स्कूल और कॉलेजों में भी जाना चाहिए, वहाँ की दशा दिशा को भी देखना चाहिए, उसको उसकी दशा दिशा को दुरुस्त करने का भी काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक स्कूलों की दशा दिशा नहीं सुधरेगी ये दिशा सुधरने वाली नहीं है और ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। इससे सरकार को नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुद्दे की बात में इतना ही, और बाकी ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।